हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो पहला उपयोग है वो ये है, यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो हम लोगों का विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग है वो हम लोगों का पता करना है कि धातुओं द्वारा जल के विस्थापन में, धातुओं द्वारा जल से धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन का विस्थापन में, हाइड्रोजन का विस्थापन। तो धातुएं कौन सी धातुएं हैं जो जल से हम लोगों के हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। तो जो वो धातुएं हैं, यहाँ पर हम लोगों का हाइड्रोजन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हम लोगों का हाइड्रोजन है। तो जितनी भी धातुएं हैं ऊपर वाली, वो क्या करती हैं कि जल से हम लोगों का हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जल से क्या करती हैं? जल से हम लोगों का हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो हम लोगों की ये धातुएं लिकबा सरकाना वाली जो धातुएं हैं, यहाँ से लेकर के लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम और सोडियम, जो ये हैं हम लोगों की, तो ये जो हैं 1 2 3 4 5 6, जो 6 धातुएं हैं, ये जो 6 धातुएं हैं, ये जल में जा कर के अगर आप इनको जल में डाल देंगे तो क्या करेंगे, ये सीधे हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगे। हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकलती हुई दिखेगी। तो ये हम लोगों का हो गया पहला, कि जो ये है हम लोगों की जो ऊपर वाली धातुएं हैं, वो हम लोगों की 6 धातुएं जो हैं लिकबा सरकाना वाली, वो हम लोगों की जल में डालते ही बिना गर्म करे ही जल से हाइड्रोजन मुक्त कर देती हैं। क्योंकि जल में H2O होता है, तो उसमें से हाइड्रोजन को ये मुक्त कर देती हैं। और इसके बाद में यहाँ से लेकर के मगाल मंजन कर फिर तक Fe तक, फिर यहाँ से जो ऊपर अभी 6 लिया था, फिर इसके बाद में 6 लिया, तो जी ये 6 धातुएं, दूसरी वाली 6 धातुएं, ये 6 धातुएं क्या करती हैं कि इनको जल में डाल करके, इनको जल में, जल है और जल में इन धातुओं को, 6 धातुओं में से किसी को अगर डाल करके डालेंगे तो ये हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। लेकिन जब इनके नीचे हम इसको गर्म कर देंगे, आग से क्या कर दें, गर्म कर दें, इसको आग लगा दें नीचे, तो आग लगाएंगे तो ये क्या होंगी, तब ये हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करेंगी, तब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। तो ये हम लोगों का विद्युत रासायनिक श्रेणी से ये पता चल गया आराम से कि कौन सी धातुएं आराम से जल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी और कौन सी गर्म करने पर मुक्त करेंगी, और कौन सी धातुएं जल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेंगी। तो ये जो नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली, वो जल से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों का पहला हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी कि जो धातुएं हैं उनके द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। अम्ल क्या होते हैं, जिनमें H हो, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। जो भी अम्ल होते हैं, तो धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो क्या है कि धातुएं, कौन सी धातुएं हैं जो अम्ल में डालने से उनसे हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। तो ये एक पात्र में ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि हम लोगों का हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कितनी धातुएं हैं, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर ही तो हैं। तो जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो ये हो गई 6 6 12 12 13 14 15 16 17 जो धातुएं हैं ऊपर वाली, ये क्या करेंगी, अगर इनमें 17 में से अगर आप किसी को भी इसमें डाल दोगे, या इसमें डाल दोगे, किसी भी अम्ल में डाल दोगे, तो क्या करेंगी, जो हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन H2 को मुक्त कर देंगी। इसमें डाल दोगे तब भी H2 मुक्त हो जाएगा, इसमें डाल दोगे तब भी H2 मुक्त हो जाएगा। यानी कि
जिसमें भी ये ऊपर वाली हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं डालोगे किसी भी अम्ल में, तो वो क्या करेंगी, अपने अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगी। और जो नीचे वाली धातुएं हैं वो अगर डालोगे इनमें, तो नीचे वाली धातुएं क्या हैं, इनमें से अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाएंगी। जैसे अभी हम लोगों का ऊपर हुआ था कि ऊपर वाली जो धातुएं हैं ये बिना गर्म करे निकाल देती हैं हाइड्रोजन, ये गर्म करने पर निकालती हैं और ये निकालती ही नहीं हैं। तो इसी प्रकार ये जितनी भी ऊपर वाली 17 धातुएं हैं वो क्या करेंगी, ऐसे अगर डाल दोगे बिना कुछ करे ही अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगी, लेकिन नीचे वाली धातुएं कभी भी अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेंगी। तो हम लोगों के 2 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि धातुओं द्वारा धातु आयनों का विस्थापन, धातुओं द्वारा धातु आयन का विस्थापन, धातु आयन का विस्थापन क्या मतलब हुआ कि धातुओं द्वारा धातु आयन जैसे कि हो गया हम लोगों का, एक ले लेते हैं पात्र ले लिया और इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन भरा हुआ है। ये किसका विलयन, कॉपर सल्फेट का। अब जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है तो ये क्या हो गया हम लोगों का, धातु आयन। तो धातुओं द्वारा धातु आयन का विस्थापन, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, धातु आयन। क्या हो गया, धातु आयन ये हो गया। अगर इसमें कौन सी धातु डालें कि वो इसमें से कॉपर को मुक्त कर दे, कॉपर इसमें से निकल जाए, तो इसको आपको देखना है। जैसे कि यहाँ कॉपर लगा हुआ है, तो कॉपर लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर कॉपर कहाँ है, तो कॉपर ढूंढते हैं कहाँ है, कहाँ, ये कॉपर है। तो ये जब कॉपर है तो जितनी भी धातुएं इस कॉपर के ऊपर होंगी, जितनी भी धातुएं जितनी भी हैं ये, तो अगर उनमें से आप किसी को भी इसमें डाल दोगे तो वो क्या करेंगी, कॉपर को यहाँ से हटा देंगी और कॉपर को क्या करेंगी, जैसे CuSO4 है हम लोगों का, CuSO4 में अगर हम लोग मान लेते हैं कि जैसे जिंक डाल दिया, जिंक इसके ऊपर है ना, तो जिंक इसमें डाला, जिंक का टुकड़ा, तो जब जिंक इसमें डाला तो जिंक के साथ इसकी क्रिया होगी, तो ये क्या करेगा कि कॉपर को यहाँ से हटा देगा। जिस जगह ये कॉपर था उस जगह जिंक आ जाएगा। क्या होगा, जिंक चला जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर हट जाएगा जिंक की जगह, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और कॉपर हट के अलग आ गया। तो ये हो गया। तो ये होगा हम लोगों का कि क्या होगा, जब जिंक यानी कि कोई भी कॉपर के ऊपर की कोई भी अगर धातु अगर हम लोग इसमें डालेंगे, जो भी जिसका भी विलयन है, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो क्या होगा कि अगर कॉपर सल्फेट में किसी का भी अगर कॉपर के ऊपर की कोई भी धातु डालेंगे तो क्या करेंगी कि इस विलयन से कॉपर को हटा देंगी और कॉपर का स्थान वो ले लेंगी। और अगर नीचे वाली कॉपर के डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लोगों के 3 हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं चौथा नंबर हम लोगों का तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में, तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में, यानी कि ये जो हम लोगों की विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये हम लोगों के तत्वों के सक्रियता के बारे में बताती है। सक्रियता का मतलब हुआ कि कौन सा तत्व तेज़ी से रिएक्शन करेगा, तो उसके बारे में भी ये बताती है। जैसे कि हम लोगों की एक विद्युत रासायनिक, ये दी गई विद्युत रासायनिक, इसमें क्या होता है कि कौन तत्व सक्रिय है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा जो तत्व ऊपर है वो क्या होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा, वो ज़्यादा आसानी से अभिक्रिया करेगा, जैसे कि ऊपर से हम लोग आएंगे तो ऊपर वाला अगर आप लिथियम को ऐसे अगर हवा में खुला छोड़ दें तो क्या होगा कि आग पकड़ लेगा। आग क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे, सोना जो सबसे नीचे, तो ये क्या करेगा, सबसे कम रिएक्शन करता है। अगर आप सोने को कहीं माटी में गाड़ दें तो अगर आप उसको 50 साल भी बाद देखेंगे तब भी वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, उसके जो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं लोहा कहाँ है, तो लोहा हम लोगों का बीच में है। तो क्या होता है, अगर आप लोहा को रख देंगे मिट्टी में गाड़ के या खुला रख देंगे बिना पेंट करे, तो क्या होगा कि जो लोहा है उसमें जंग लग जाएगी, धीरे धीरे उसका वज़न कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो अंत में ख़त्म भी हो जाएगा।
लेकिन सोना ऐसा नहीं है। और लिथियम को आप रखेंगे तो लिथियम जो सबसे ऊपर है, अगर आप इसको रखेंगे तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रखेंगे तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोहा रखेंगे तो कुछ समय पश्चात जंग लग लग के ख़त्म होगा। अगर आप सोना को रखेंगे तो आप ये ख़त्म ही नहीं होता, लगभग ना के बराबर ख़त्म होता है। आप अगर इसको 50 साल भी रखेंगे तब भी इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोहा को 2 साल के लिए भी रख दें, 1 साल के लिए भी रख दें, 6 महीने के लिए ही रख दें, तो क्या होगा, उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। और आप लिथियम की बात करें, अगर लिथियम का छोटा सा टुकड़ा आप रख दें तो वो शायद 2 मिनट क्या 1 मिनट में ही वो ख़त्म हो जाएगा, समझो। तो हम लोगों के 4 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हम लोगों का टॉपिक इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।